Welcome class 8th. In today's class, students, in our last class we have completed our history chapter 2nd, colonization and British expansion, and today we have to discuss about book exercises and question answers of this chapter. Let's start with multiple choice question. Question number first is dash defeated the British forces in first Anglo-Mysore war. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में किसने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था? तो मैसूर का वॉर किसके बीच हुआ था? पहले हैदर अली फिर टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। तो यहाँ पर वो फर्स्ट एंग्लो वॉर ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए इज़ राइट, हैदर अली। क्वेश्चन सेकंड इज़ इन 1772 हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? The right answer is option B, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज वास्को डगामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू। वास्को डिगामा ने किस जगह के लिए सी रूट को डिस्कवर किया था? तो वो था इंडिया। इंडिया के लिए उन्होंने सी रूट को डिस्कवर कर लिया था, जिसके बाद से इंडिया से ट्रेडिंग शुरू हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ की। सेकंड क्वेश्चन इज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट एट सूरत। सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया था। थर्ड इज अवध वाज अनेक्स्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। अवध को एनेक्स्ड कर लिया गया था ये कहकर कि वहाँ पर मिस गवर्निंग का काम हो रहा है, यानी ठीक ढंग से गवर्नमेंट का काम नहीं किया जा रहा है। ये कह के अवध को ब्रिटिशर्स ने अनेक्स्ड कर लिया था, छीन लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा? मिस गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इन 1772 द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड डैश प्रिसाइडेड ओवर बाय मुफ्ती एंड काजी। मुफ्ती और काजी के साथ उन ब्रिटिश ने 1772 में क्या इस्टेब्लिश किया था? उन्होंने एक क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश किया था। दो तरीके से कोर्ट उन्होंने बनाए थे, है ना, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स, जिसमें सिविल कोर्ट्स को वो खुद संभालते थे और क्रिमिनल कोर्ट उन्होंने उस टाइम पर मुफ्ती और काजीज के जिम्मेदारी पर दे दिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। येस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। सेकेंड इज़ रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। येस, दिस इज़ आल्सो राइट। यहाँ पर भी हम ट्रू करेंगे क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल में इंट्रोड्यूस्ड किया था। थर्ड, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन द इंग्लिश एंड द मराठास। क्या ये सही है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड कंपनी इन 11 मार्च 1784। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फोर्थ, इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी कुड एट द मोस्ट बिकम अ सूबेदार। येस, दिस इज़ आल्सो राइट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी ट्रू होगा क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ पर इंडियंस को सूबेदार पोस्ट पर ज़्यादातर रखा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी का प्रिंसिपल किसने दिया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। सेकंड इज़ दीवानी राइट। दीवानी राइट का किसके साथ आंसर सही होगा? दीवानी राइट किसने इंट्रोड्यूस किया था या दीवानी राइट किससे बिलोंग करता है? ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। थर्ड इज़ सब्सिडायरी अलाइंसेस। सब्सिडायरी अलाइंसेस को लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये ऑप्शन सी के साथ जाएगा। एंड फोर्थ इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन ए। क्लियर? Two more multiple choice questions are given here. First is the French and the British fought how many Carnatic wars? कितने वॉर्स उन्होंने लड़े थे? ऑप्शन बी, 3 कार्नेटिक वॉर्स फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुए थे।
Second, during the British rule, Indian territories were divided into administrative units. जिन भी इंडियन टेरिटरीज़ ब्रिटिश टाइम पर जो डिवाइड की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, वो किन पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, उन यूनिट्स को प्रेसिडेंसीज कहा जाता था. ऑप्शन बी इज़ राइट. नेक्स्ट is short answer type question, and question first is what were factories, why were they named so. फैक्ट्रीज क्या हैं और उन्हें फैक्ट्रीज क्यों कहा जाता है. आंसर होगा the factories consisted of offices and godowns. Most of them also had houses of officials and residential quarters for merchants and traders. The factories were called so because the officials of the company were called as factors. फैक्ट्रीज़ क्या है, फैक्ट्रीज़ वो जगह होती थी जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसेस थे, ब्रिटिश गोडाउंस थे, जहाँ पर वो जो भी मटेरियल्स ट्रेड किया जाता था वो वहाँ रखते थे. इनके जो भी रेजिडेंशियल हाउसेस थे या ब्रिटिश से रिलेटेड जो सारी चीज़ें बनाई गई थी, जहाँ रहने की रखने की चीज़ें, उन जगहों को फैक्ट्रीज़ कहा जाता था. और इन्हें फैक्ट्रीज़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था, और वो जिस प्लेस पर रह रहे हैं उन्हें फैक्ट्रीज़ कहा जाता था. ठीक है. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वर द कॉजेस बिहाइंड द बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर के पीछे का कॉज क्या था, रीज़न क्या था. आंसर होगा द सीड ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर वर सोन आफ्टर द बैटल of Plassey when Mir Qasim became the Nawab of Bengal. The primary cause was the conflict between the English and Mir. He undertook some reforms which annoyed the British nobles and officers. The English wanted Mir to remain as a puppet in their hand. हुआ क्या था कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों लड़ा गया, उसकी शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी के साथ ही हो गई थी, जब मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था. और ब्रिटिश चाहते थे कि वो एक ऐसा नवाब बनाए जो उनके हाथ में पपेट की तरह काम करे, लेकिन मीर कुछ रिफॉर्म्स चाहता था. ब्रिटिशर्स के साथ कुछ जो भी ट्रेडिंग रूल्स उसने बनाए थे वो उसके थ्रू काम करना चाहता था, लेकिन इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन चीज़ों को नहीं करना चाहती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी. ये मेन रीज़न था दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और कुछ कुछ दोनों के साथ चीज़ें हो रही थी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. ठीक है, तो ये मेन रीज़न था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज दैट रिजल्टेड इन द एंग्लो अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट. एंग्लो अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीज़न क्या था. आंसर होगा द मेन कॉजेस ऑफ वॉर कैन बी एट्रीब्यूट टू ब्रिटेन्स political aspiration of extending control over Afghanistan region. The other war were also the result of Britain's apprehension of Russia extending its influence in Central Asia. हो क्या रहा था कि अफ़गानिस्तान जो कि इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, ब्रिटिश वहाँ पर भी अपना पॉलिटिकल पावर पहुँचाना चाहते थे. वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान को भी वो कवर कर लें ताकि इंडिया के साथ जुड़ा हुआ एक और लार्ज एरिया उनके अंदर में आ जाए. साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि रसिया जो अफ़गानिस्तान से होकर इंडिया में अटैक करने वाली है, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ सोचा था. तो जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान को ही कैप्चर करना चाहा, और ताकि वो रसिया उस उधर से अफ़गानिस्तान से होकर इंडिया के अंदर प्रवेश ना कर पाए, और साथ ही साथ इनकी जो टेरिटरी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, है ना, बड़ी हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी. तो ये मेन रीज़न था अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ थ्री एंग्लो मराठा वॉर. थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स का कॉज क्या था. तो आंसर क्या होगा, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत द वॉर स्टार्टेड इन 1700 एंड एंडेड इन 1800 with the victory of the British and the destruction of the Marathas Empire. The reason is pretty much simple. English East India Company wanted to take political control
whereas Maratha wanted to resist the English East India Company. हुआ क्या था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही ये वॉर 1700 से 1800 के बीच चलता रहा मराठास और ब्रिटिश के बीच। और बाद में मराठास एम्पायर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और हार जाती है, डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश उनको। और रीज़न सिर्फ सिंपल सा यही था कि यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल कंट्रोल चाहती थी मराठास, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी उस टाइम पर, एक बहुत ही रिच रीजन था वो, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज भी वहाँ पर थे और लार्ज एरिया था। जबकि हमारे जो मराठास थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं चाहते थे और वो उनको रेजिस्ट करते थे। यही एक रीज़न था जिसके वजह से ये मराठास और ब्रिटिश के बीच ये वॉर चलता रहा। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, डिस्कस बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। आंसर होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी was the victory of the British. The British now got the rights to collect revenues of Bengal. The Battle of Plassey became famous as the first major victory for the British in Bengal because in this battle the British had defeated the Nawab of Bengal. है ना। बैटल ऑफ प्लासी का रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये ब्रिटिश की पहली जीत थी, सबसे पहली जीत जो उन्होंने इंडिया में पाई। और इसके साथ ही साथ इनको ये राइट भी मिल जाता है कि वो बंगाल के सारे रेवेन्यू, सारे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर सकते थे। इसके साथ ही साथ बैटल ऑफ प्लासी एक मेजर जीत की तरह, मेजर विक्ट्री की तरह साबित हुई और अब बंगाल ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है, जबकि नवाब, बंगाल के नवाब हार जाते हैं। तो ये एक बड़ी टेरिटरी जो ब्रिटिश के हाथ में आ जाती है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था बैटल ऑफ प्लासी का। अब इसका इंडियन जो हमारे नवाब थे, रूलर्स थे, उन पर क्या असर पड़ा। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर ज़फ़र इज़ प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल एज promised by British. British started emptying the treasury of Bengal. British were given the zamindari rights of 24 parganas. Also rupees 2 crores were given as war compensations. इस बैटल के बाद क्या हुआ कि मीर ज़फ़र को प्लेस्ड कर दिया गया और यहाँ पर जो बंगाल का ट्रेज़री था, जो ख़जाना था, वो धीरे धीरे करके खाली होना शुरू हो जाता है और जो ज़मींदारी राइट्स थे वो ब्रिटिश के अंडर में आ जाते हैं। रेवेन्यूज़ कलेक्शन का काम वो भी ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है। 24 परगनास के ज़मींदारी राइट्स ब्रिटिश को मिल जाते हैं। साथ ही साथ 2 करोड़ रुपीस जो कि वॉर कंपनसेशन के रूप में भी उनको मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था इंडियन रूलर्स का इस बैटल का, जो इस बैटल के रिज़ल्ट के रूप में सामने आया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, हाउ डिड इट अफेक्ट्स द इंडियन रूलर्स। इसका आंसर क्या होगा। द बैटल रिजल्टेड इन द 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद in which the Mughal emperor surrendered sovereignty of Bengal to the British. Lord Robert Clive, the victor at the Plassey, became the first governor of Bengal. हुआ क्या, इस का रिज़ल्ट क्या निकलता है कि एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नाम से ट्रीटी हुई, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम इस आंसर में, लिखेंगे उसको साथ ही। और जिसमें मुग़ल एम्परर जो शाह आलम सेकंड था वो सरेंडर हो जाता है और बंगाल पूरी तरीके से ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस टाइम पर लीडरशिप कर रहा था ब्रिटिश के साइड से, वो यहाँ का फर्स्ट गवर्नर बन जाता है। तो ये रिज़ल्ट था उस बैटल का। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड मैसूर विथ रेफरेंस टू द 4 मैसूर वॉर्स। ब्रिटिश और मैसूर के बीच का रिलेशन कैसा था। द रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड मैसूर वर ऑलवेज शोरिंग एंड बोथ वर बिटर एनिमीज ऑफ ईच अदर। द रिलेशन ऑफ मैसूर विथ फ्रेंच वॉज गुड विच वॉज पिंचिंग द ब्रिटिशर्स।
था क्या कि ब्रिटिश और मैसूर के बीच हमेशा से ही कड़वाहट भरे बिटर एनिमीज़ थे, दोनों बहुत ही ज़्यादा बड़े शत्रु थे एक दूसरे के। और यही रिलेशन था दोनों का, जहाँ पर एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पावर मैसूर को कैप्चर करना चाहती थी और दूसरे तरफ हैदर अली और टीपू सुल्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहते थे और ब्रिटिश के कब्जे में अपने मैसूर को नहीं जाने देना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ मैसूर का रिलेशन फ्रेंच के साथ थोड़ा सा अच्छा था, जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई भी फ़ायदा उनके अलावा कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री पाए। तो ये दो रीज़न्स मिल जाते हैं यहाँ पर ब्रिटिशर्स को मैसूर के अगेंस्ट जाने के लिए। तो दोनों के रिलेशंस बहुत ही कड़वे और बहुत ही बड़े शत्रु की तरह सामने आ रहा था उस टाइम पर। Question fourth. How did the subsidiary alliance and doctrine of lapse help the British to gain control over India? किस तरह से सब्सिडायरी अलाइंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, दो डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में और ज़्यादा कंट्रोल करने में किस तरह से हेल्प किया? आंसर क्या हो सकता है? Both the process of doctrine of lapse and subsidiary alliance were used by the Britishers as the powerful tools for the policy of annexation, because these were the instruments where they had to put or invest the least effort, and that too at the cost of Indian economy and Indian power and gain। है ना? हुआ क्या था, दोनों के बारे में ही हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कशन किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडायरी अलाइंसेस दोनों के ही बारे में, जिनमें दोनों ही पॉलिसीज़ में कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी जो बाहर से देखने में तो इंडियन रूलर्स के लिए प्रॉफिटेबल लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, जो पूरा श्रेय या पूरा जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिशर्स को दे रहा था। तो ये दोनों पॉलिसीज़ बहुत ही पावरफुल टूल्स की तरह यूज़ करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये पॉलिसीज़, जिनके हेल्प की वजह से जो ब्रिटिश पावर का यहाँ पर विस्तार हो पाया वो बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से हो पाया। ये इंस्ट्रूमेंट्स थे एक तरीके से, जहाँ पर सारा फ़ायदा और सारी अच्छी चीज़ें जो थी ब्रिटिश के खाते में जा रही थी और ब्रिटिश को फ़ायदा हो रहा था, जबकि इंडियन रूलर्स जो सब्सिडायरी अलाइंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में आते थे। तो ये डायरेक्टली है, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये डायरेक्टली क्या काम करता है, ये पूरी तरीके से ब्रिटिश पावर को फैलने में मदद करता है और इंडियन रूलर्स को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसीज़ थी। लास्ट क्वेश्चन इज़, what were the changes introduced in the judiciary system after the advent of British? ब्रिटिश के आने के बाद इंडियन जुडिशरी सिस्टम में किन किन तरीके के चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड किए गए? क्या हुआ था उस टाइम पर? वॉरेन हेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड टू कोर्ट्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, सिविल डिस्प्यूट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। District Diwani Adalat, it was established in district to resolve the civil dispute which were placed under the collector। वॉरेन हेस्टिंग ने उस टाइम पर दो तरीके के कोर्ट्स की शुरुआत करी, इस्टेब्लिश किया, इंट्रोड्यूस्ड किया यहाँ पर, सिविल डिस्प्यूट्स के लिए सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के लिए क्रिमिनल कोर्ट। और ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवानी अदालत भी बनाया गया और ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर जुडिशरी का काम कर रहे थे, जो कि कलेक्टर के अंडर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम हो रहा था जुडिशरी का। सिविल कोर्ट को अभी भी ब्रिटिशर्स ही संभाल रहे थे, जबकि क्रिमिनल कोर्ट्स को हमारे मुफ्तीज़ और काजीज़ देख रहे थे। और साथ ही साथ पर यहाँ पर इन्होंने इंडियन पैनल कोड वॉज फार्मूलेटेड बाय द ब्रिटिश विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द क्रिमिनल लॉज। द हिंदू एंड इस्लामिक लॉज वर अबॉलिश्ड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश कॉमन लॉ। इन्होंने इंडियन पैनल कोड की भी शुरुआत करी इस टाइम पर, जो कि क्रिमिनल लॉज के लिए बैकबोन साबित हुई। और यहाँ जो पहले यहाँ पर हिंदूज़ लॉज और मुस्लिम लॉज, दो तरीके के लॉज अलग अलग चलते थे, ब्रिटिश ने क्या किया, दोनों को ही ऑब्ज़र्व किया और एक कॉमन लॉ बनाया, दोनों को मिलाकर एक लॉ बनाया जो सबके लिए सेम होंगे।
तो ये जुडिशरी सिस्टम में ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए चेंजेस हैं। स्टूडेंट्स, today we have discussed about book exercises and question answers. You have to write all question answers on the basis of our previous classes and this class in your own words. Now we will meet in our next class with a new chapter. Till then, take care and have a nice day.